नमस्कार। जननांकिकी के अंतर्गत आज का हमारा विषय है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से जनता में भय की भावना उत्पन्न हो गई थी। अतः इस सिद्धांत की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अर्थशास्त्रियों ने जनसंख्या के संबंध में निबंध लिखने आरंभ कर दिए, जिनमें यह कहा गया था कि जनसंख्या में वृद्धि सदैव भय उत्पन्न करने वाली बात नहीं थी, वरन जनसंख्या की वृद्धि देश के हित व जन कल्याण के लिए अति आवश्यक थी। जो देश नए थे, जिनकी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, उनके लिए जनसंख्या की वृद्धि से कुल उत्पत्ति में वृद्धि होती थी और कुल उत्पत्ति से जनसाधारण के कल्याण में वृद्धि होती थी। इसके विपरीत पुराने देशों में जनसंख्या की वृद्धि से जनसाधारण की औसत उत्पादकता घट जाती थी। इस प्रकार से माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांत का अध्ययन सामान्य आधार पर किया, परंतु अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का क्षेत्र विशिष्ट एवं संतुलित है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत अथवा आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत का नामकरण एडवर्ड कैनिन द्वारा सन 1924 में किया गया। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे आदर्श जनसंख्या सिद्धांत, सर्वोत्तम जनसंख्या सिद्धांत, आदर्शतम जनसंख्या सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि लाभदायक है तथा कौन सी जनसंख्या का स्तर सर्वोत्तम या अनुकूलतम होता है। अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा। डाल्टन ने कहा है कि वह प्रति व्यक्ति अधिकतम आय हो। एक अन्य परिभाषा में वह स्तर जहां पर जीवन स्तर अधिक होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। और वॉल्फ के अनुसार वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पाद बनाती है वह अच्छी जनसंख्या है। कार्ल सैंडर्स ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या अधिकतम कल्याण में शामिल है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक एडवर्ड कैनिन हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं। किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी कार्यशील जनता का पारस्परिक अनुपात अपरिवर्तित अथवा समान रहता है। देश की कार्यशील जनता द्वारा किया गया उत्पादन तथा कार्य के घंटे स्थिर रहते हैं। देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद एक समय विशेष में उस देश की कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होता है। पहली जो मान्यता मैंने बताई, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी कार्यशील जनता का पारस्परिक अनुपात अपरिवर्तित अथवा समान रहता है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे भी बढ़ रही है, तो कार्यशील जनता जो है उसमें पारस्परिक अनुपात अपरिवर्तित तथा समान रहना चाहिए, जिससे कि अनुकूलतम जनसंख्या बनी रहेगी। दूसरी मान्यता है कि देश की कार्यशील जनता द्वारा किया गया उत्पादन तथा कार्य के घंटे स्थिर रहते हैं। मतलब जो कार्यशील जनता है, कार्यशील जनता किसे माना जाता है? कार्यशील जनता जनरली माना जाता है 15 से लेके आपका 63 वर्ष की उम्र तक के व्यक्तियों को। तो इसमें उत्पादन और कार्य के घंटे स्थिर रहते हैं। तीसरी मान्यता, देश की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद एक समय विशेष में उस देश की कार्यशील पूंजी में परिवर्तन नहीं होता। जो देश की जनसंख्या तो बढ़ रही है, तो जो कार्यशील पूंजी है उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी पर कैपिटा इनकम घटती नहीं है। ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की 3 मान्यताएं हैं। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या। जनाभाव यानी अंडर पॉपुलेशन। अनुकूलतम जनसंख्या से कम जनसंख्या होने पर प्रति व्यक्ति आय कम होती है। ऐसे में जनसंख्या बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि इस समय साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। अतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ साधनों का पूर्ण उपयोग विदोहन होने लगता है। जनाधिक्य यानी ओवर पॉपुलेशन। अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक जनसंख्या को जनाधिक्य कहते हैं। ऐसे में जनसंख्या का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में कमी होने लगती है। प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने हेतु आवश्यक है कि जनसंख्या में कमी हो। अब है अनुकूलतम जनसंख्या यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जितनी हमें जरूरत है। जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होने लगता है तो अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है तथा प्रति व्यक्ति आय भी अधिकतम हो जाती है। डाल्टन के अनुसार, डाल्टन ने एक सूत्र दिया है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत पता लगाने का, m बराबर a-o/o, जहाँ a वास्तविक जनसंख्या है, o है अनुकूलतम जनसंख्या। अब जैसे हम जनरली अगर अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत निकालेंगे इस सूत्र के अनुसार, अगर 0 आएगा तो वह माना जाएगा कि अनुकूलतम जनसंख्या है। अगर पॉजिटिव आएगा तो यह माना जाएगा कि जनाधिक्य की स्थिति है,
और अगर निगेटिव आएगा तो इसका मतलब होगा आपका क्या कहते हैं जनाभाव की स्थिति है। जी, निम्न बॉक्स में जनाभाव, जनाधिक्य तथा अनुकूलतम जनसंख्या को दर्शाया गया है। अब जैसे हम देख सकते हैं जनसंख्या करोड़ में, प्रति व्यक्ति आय रुपए में। अब ये 4 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़, तो इसमें प्रति व्यक्ति आय रुपए में 4 करोड़ में 250 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, 8 करोड़ में 350 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, 12 करोड़ जनसंख्या में 450 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, 16 करोड़ जनसंख्या में 350 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, और 20 करोड़ जनसंख्या में 250 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। तो अब हम देख सकते हैं कि 4 करोड़ में जो 250, सबसे अच्छी जो प्रति व्यक्ति आय है वो 450 है, यानी इससे अनुकूलतम जनसंख्या होगी। तो 12 करोड़ जो जनसंख्या है और जो जिसमें 450 रुपया प्रति व्यक्ति आय आ रही है, तो यह अनुकूलतम जनसंख्या है। इसके अलावा जो ऊपर के 4 करोड़ और 8 करोड़ जिसमें 250 और 350 आ रही है, तो यह जनाभाव की स्थिति है, अर्थात जनसंख्या की कमी को दर्शा रहा है, और प्रति व्यक्ति आय भी कम हो रही है, यानी साधनों का उचित उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि जनसंख्या में कमी है। इसके अलावा 16 करोड़ जनसंख्या और 20 करोड़ जनाधिक्य की स्थिति को दर्शा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय भी घट जा रही है, क्योंकि जितने व्यक्ति हैं वहाँ उस देश में निवास करने वाले, उतने व्यक्तियों के बराबर का आप रोजगार या और चीजें उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, जिससे प्रति व्यक्ति आय घट जा रही है। नेक्स्ट, निम्न चित्र द्वारा जनसंख्या की विभिन्न स्थितियों को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे एक ये चित्र बना हुआ है, प्रति व्यक्ति आय दिखा रहा है आपका, सीधी लाइन में प्रति व्यक्ति आय को दिखाया गया और तिरछी लाइन में जनसंख्या को। अब ये आपका ए से लेके बी से लेके सी तक ये जो बढ़ेगा आपका, तो इसमें देख सकते हैं आप प्रति व्यक्ति आय, पहले जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, जनसंख्या एक जब तक बढ़ रही है यहाँ पे पहुंचने पे जनसंख्या का एक विकास है और प्रति व्यक्ति आय भी सर्वोत्तम स्थिति में है, फिर ढलान की तरफ आने लग गई है। तो इस तरफ का जो है ये आपका जना भाव की स्थिति को दर्शाता है, और ये आपकी जनाधिक्य की स्थिति को दर्शाता है, और यह अनुकूलतम जनसंख्या को दर्शाता है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं ये। धन्यवाद।